लखनऊ में रहने वाले शिवम और रागिनी के साथ हो रही पैरानॉर्मल घटनाएं बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। कभी रागिनी अपने ही पले हुए कुत्ते को मार कर उसके खून से नहा लेती, तो कभी अपने बच्चे को अपने पेट में रखा देख, जो कि 15 महीने का हो चुका था, उस पर कैंची से वार कर देती। इसी के चलते वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और हॉस्पिटल में भी वो जहां पर बच्चे एडमिट होते हैं उस वार्ड के पास जाकर खूब रोती। शिवम ने बोला कि मैं उसे बचा लूं, और इसी के चलते जब मैं घर आया शिवम के, तो वहां पर देखा कि उन एंटीक्स की जगह पर कुछ महक आ रही है, एक अजीब सी। उसके बाद जब एक एंटीक के पास गया तो उसके अंदर मुझे मेरी ही तस्वीर मिली, पर अंग्रेजों के जमाने की। बड़ा अजीब था मेरे लिए, पहली बार मैं कुछ ऐसा देख रहा था। उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था आई कैन रीबर्थ। जब मैंने वो फोटो उठाई तो पहली बार मेरे कान में किसी ने आवाज दी कि यू कैन रीबर्थ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, और मैंने उसी के साथ रखे चाकू को, जिस पर बालों का एक गुच्छा लिपटा हुआ था, उससे अपने बाएं हाथ को हल्का सा काट दिया। खून को पकड़ने लगा, लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि मेरे गुरु ने मुझे चेता दिया है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मैंने तुरंत अपने होश संभाल लिए और देखा कि वो बॉक्स जोर जोर से बजने लगा। मैंने जब अपने दोस्त को पूछा कि ये सब क्या है, तो उसने एक यहूदी इंसान से बात करी। उसने कहा कि ये डिबुक है। डिबुक एक ऐसी ताकत होती है जो अपनी ऊर्जाओं को स्थानांतरित करती रहती है। एक तरीके का ऐसा इंसान या फिर एक तरीके की ऐसी आत्मा जो कर्स्ड होती है, और वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों इंसान को परेशान करती है। इसका कभी भी कोई एक शिकार नहीं हो सकता। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इसके बारे में जितनी डिटेल हो जाए मुझे बता दो। मेरे दोस्त ने डायरेक्ट उस इंसान से बात कराई जो इसके बारे में जानता था। कोई रबाई थे वो, शायद यहूदियों के शामन्स को रबाई कहते हैं। जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि ये बॉक्स शापित है। जहां जहां पर ये बॉक्स जाएगा, इसके साथ साथ वो मांस का टुकड़ा, वो चाकू और वो इंसान की तस्वीर अपने आप बन जाएगी जो इंसान इसे खोलेगा। और यदि किसी इंसान ने इसे खोला तो वो इंसान एटर्निटी के लिए इससे पोजेस हो जाएगा, तब तक जब तक डिबुक इसका पूरा खून ना ले ले। रबाई बताते हैं कि डिबुक अगर पूरी तरीके से जागरूक हो गया तो वो बॉक्स के अंदर से निकलकर इंसानों को उस दुनिया में ले जाएगा जहां पर वो रहता है, एक तरीके का ऐसा लोक जो खुद डिबुक के लिए मौजूद है। मैंने कहा कि ये किस तरह के इंसानों को पोजेस करता है, तो उसने कहा कि ये ऐसे इंसानों को पोजेस करता है जो पूरी तरीके से दिमागी रूप से बीमार हो या फिर एक प्रेग्नेंट महिला। मैं समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। जब मैंने उनसे पूछा कि 15 साल का बच्चा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि वो बच्चे को निशाना बनाए हुए है। जैसे ही वो बच्चा बाहर आएगा, डिबुक एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेगा। फोन काट देता हूं मैं। उनका नंबर मैंने इमरजेंसी के लिए रखा था। इसके बाद मैं हॉस्पिटल वापस शिवम के पास जाता हूं और उससे कहता हूं कि कैसा चल रहा है सब। शिवम कहता है कि वो शायद अपनी बीवी को बिल्कुल ना बचा पाए, क्योंकि वो दिन पे दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। उस दिन मैं हॉस्पिटल में रुकता हूं। मैं थोड़ा सा सो ही रहा था कि अचानक से कुछ खटपट की आवाज आती है कहीं से। मैं उठकर देखता हूं तो क्या देखता हूं कि शिवम अपनी बीवी के पास खड़ा है। शायद वो कुछ बात कर रहा होगा उससे, पर मैं और गौर से देखता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि शिवम के हाथ में वही डिबुक वाला चाकू है जिससे वो अपनी बीवी को काटने जा रहा है। उसके दूसरे हाथ में उसका डिबुक बॉक्स और एक हाथ में उसके चाकू था जिससे वो अपनी ही पत्नी को काटने जा रहा था। जैसे तैसे करके हम गेट खुलवाते हैं, पर काफी देर हो चुकी होती है। वो डिबुक पर उस लड़की का खून लगा चुका होता है। मुझे रबाई की बात एकदम से याद आती है। उन्होंने कहा था कि जब ये बच्चा पैदा होगा तो डिबुक की आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाएगी। इसका मतलब अभी तक जो मैं समझ रहा था वो सच्चाई नहीं थी। इसका मतलब ये था कि पोजेस रागिनी नहीं, पोजेस शिवम था। शिवम बस ये
बहका रहा था कि रागिनी पोजेस है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में रागिनी को खुद को हर्ट करने की बात आई कि कैसे उसने अपने ही बच्चे को मारा। मैंने रबाई से ये बात पूछी तो उन्होंने मुझसे कहा कि डिबुक जिसके आसपास होता है वो इंसान खुद ब खुद वो करता है जो डिबुक कराना चाहता है। यदि इंसान की विल पावर कमजोर है तो। जब मैंने शिवम की पूरी हिस्ट्री पता करी तो मुझे पता चला कि शिवम मेंटली रूप से थोड़ा बीमार था। उसके घर में परेशानियों के चलते वो डिप्रेशन में आ गया था। स्टिल उसकी बीवी एंटीक पीसेस को उठाकर लेकर आई थी घर पे, और जब डिबुक ने यह पाया कि वो पूरी तरीके से बीमार है तो डिबुक ने उसे पोजेस कर लिया। अब डिबुक की एक मैं खास बात बताता हूं आपको। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ऊर्जाओं को स्थानांतरित करता है, मैंने जब उन रबाई से पूछा कि आखिरकार इसे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि शिवम को हमने एक साथ सारे डॉक्टरों ने और कुछ लोगों ने मिलकर पकड़ लिया था। उस डिबुक पर चूंकि उस लड़की का खून लग चुका था, इसलिए रबाई की मदद लेनी बहुत जरूरी थी। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक बड़ी विद्या करनी होगी, शव साधना का एक और रूप, एक ऐसा रूप जो शायद आपने पहले कभी परफॉर्म ना किया हो। जहां तक मुझे लग रहा था कि शव साधना एक ही तरीके से होती है, लेकिन फिर जब मैंने अपने गुरु से ध्यान साधा तो उन्होंने कहा कि इस तरह की आत्माएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को पोजेस करती हैं, जो अपना एक घर बना लेती हैं और उसी घर के जरिए जहां जहां वो घर जाता है वो उसे पोजेस करती हैं, ऐसी आत्माओं को शव साधना के जरिए सही करा जा सकता है। जब आप शव साधना करते हैं तो शव साधना में कई तरीके होते हैं। उन्होंने बताया कि छठे तरीके की एक शव साधना होती है जिससे डिबुक को काबू में किया जा सकता है। रबाई ने जो अपने तरीके बताए वो मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आए, तो मैंने उनसे कहा कि क्या मैं ये तरीका कर सकता हूँ। उन्होंने इस पर हामी भर दी और अब शुरू होता है वो प्रोसेस जहां पर मेरे सामने कई चीजें आने वाली थी। मैंने डॉक्टर से परमिशन ली उस हॉस्पिटल में ये सारी चीजें करने की, तो डॉक्टर ने इसकी इजाजत तो नहीं दी। उन्होंने बोला कि मैं इन्हें डिस्चार्ज कर देता हूँ, आप घर में जाके ये सब चीजें कर लें। मैं शिवम को और रागिनी को घर पे ले आया और उसके बाद एक शव साधना परफॉर्म करी। शव साधना, छठी तरीके की शव साधना एक ऐसी साधना होती है जिसमें इंसान के शरीर को एक आटे की गुड़िया में कैद कर दिया जाता है। उसमें किसी लाश की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चूंकि वो आटे की गुड़िया इतनी बड़ी बनाई जाती है कि उस पर आप बैठ सको, इसलिए मुझे काफी समय लग गया इतना बड़ा एक आटा गूंथने में। और उसके बाद जब मैं उस पर बैठा और एक दिया जलाकर वो साधना प्रारंभ करी तो मैं क्या देखता हूं कि शिवम पूरी तरीके से पागल हो जाता है। वो कहता है कि मेरे शरीर को कहीं मत भेजो। जब मैं उससे पूछता हूं कि तुम्हारा नाम क्या है, वो मुझे अपना नाम बड़ा अजीब सा बताता है। वो कहता है कि मुझे पोजेस करना है लोगों को, मुझे मारना है लोगों को तब तक जब तक सारे लोग डिबुक नहीं बन जाते। जितनी देर में ये सब चीजें हो रही थी, मैं क्या देखता हूं कि मेरे बगल में लेटी रागिनी उठती है और अपने पेट में जोर जोर से मारने लगती है। लाइटें बहुत जोर से फ्लिकर होती हैं कि तभी अचानक से, अब ये मेरा हेलुसिनेशन था कि क्या था मुझे नहीं पता, रागिनी के पेट में जो बच्चा था वो उसके पेट से निकल जाता है। जरा सोचिए, मेरे सामने रागिनी खड़ी है और वो जोर जोर से अपने पेट पर मार रही है और उसके पेट से वो बच्चा एकदम से निकलकर जमीन में गिरता है, खून में लथपथ। पर जब मैं उस बच्चे की तरफ देखता हूं तो वो बच्चा पूरी तरीके से शैतान होता है। वो बच्चा एक आम इंसानों का बच्चा नहीं लग रहा होता है। मैं अपनी साधना कंटिन्यू करता हूं कि तभी अचानक से शिवम आकर मेरा गला पकड़ लेता है। मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं इस साधना को कंटिन्यू रखता हूं। मेरी सांस नहीं आ रही थी लेकिन ये साधना कंटिन्यू थी। लाइट जैसे ही फ्लिकर होना बंद होती है, मैं क्या देखता हूं कि जैसे ही लाइट बंद होती है, शिवम अपना सर जिस आटे के बड़े से पुतले के ऊपर मैं बैठकर साधना कर रहा होता हूं उसमें डाल दिया होता है और रागिनी जमीन पर लेटी होती है उस बच्चे की लाश के साथ। वो बच्चा अब मर चुका था। रागिनी की आंखें बिल्कुल नम थी जिससे आंसू निकल रहा था। जब मैंने शिवम को उठाया तो उसके चेहरे पर पूरी तरीके से दाग बन चुके थे, ऐसे जैसे वो एक आटे के पुतले पर नहीं, एक एसिड के बॉक्स में अपना मुंह डाल चुका हो। शिवम मर चुका था पूरी तरीके से और रागिनी ये सब चीजें देख रही थी। उस आटे के पुतले के अंदर डिबुक की आत्मा आ चुकी थी।
मैं वो डिबुक का बॉक्स उठाकर लाता हूँ और उस डिबुक के बॉक्स को आटे के पुतले के ऊपर रख के आटे को पूरी तरफ से बंद कर देता हूँ। रबाई के कहे मुताबिक उसको उठाकर एक एंटी डिबुक साइन बनाता हूँ और उसे ले जाकर दूर कहीं एक नदी में प्रवाहित कर देता हूँ। शिवम तो मर गया, लेकिन उसकी पत्नी रागिनी आज भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पाई है। वो आज भी सोचती है कि उसका पति वापस आ जाए। अब से वो एंटीक पीसेस को घर में नहीं लाती। अगले दिन हमने शिवम की बॉडी का अंतिम संस्कार विधिवत किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये देखकर कि एक ही बार में एक माँ ने अपने पति और अपने बच्चे दोनों को खो दिया, एक ऐसी घटनाक्रम के चलते, एक ऐसे कर्ज के चलते जिसके बारे में पता ना उनको था ना ही उस घटनाक्रम में होने वाले किसी भी इंसान को, जैसे कि मैं। इस तरह की और कहानियों को जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।